आजादी की लड़ाई 90 साल चली, पर यह लड़ाई सिर्फ कुछ ही लोगों ने लड़ी थी। बाकी सब तो सत्ता के भूखे थे। गांधी जी बुरे नहीं थे, लेकिन अगर वो अपनी अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं रहते तो भारत 35 साल पहले ही आजाद हो जाता। मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। विनायक वीर दामोदर सावरकर कौन थे ये दोस्तों? तो आइए चलिए और आज उनके बारे में बात करते हैं कि कौन थे विनायक वीर दामोदर सावरकर। आज आप हमारी वीडियो में सब कुछ जानेंगे इनके बारे में कि कौन थे ये, कहाँ इनका जन्म हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें। विनायक दामोदर सावरकर एक ऐसा नाम जिसके कई सारे पहलू हैं। दोस्तों, विनायक सावरकर को आप वकील, क्रांतिकारी और हस्तलेखक भी कह सकते हैं। वीर विनायक का जन्म 28 मई 1883 में नासिक में हुआ, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया की प्रेसिडेंसी में आता था। दोस्तों, विनायक सावरकर के 2 भाई और 1 बहन थी। भाइयों का नाम गणेश और नारायण था और उनकी बहन का नाम मीनाबाई था। जब इनकी उम्र 9 साल की थी तब हैजे की बीमारी में इनकी माता का निधन हो जाता है और उसके 7 वर्ष बाद 1899 में प्लेग की बीमारी के कारण उनके पिता का भी निधन हो जाता है। और इसके बाद इनके भाई गणेश बाबाराव ने इनके परिवार को संभाला। 1901 में विनायक नासिक के शिवाजी स्कूल से मैट्रिक्स की परीक्षा पास करते हैं और इसी साल इनका विवाह भी यमुनाबाई के साथ हो जाता है। सन 1902 में विनायक पुणे के कॉलेज से बीए करने जाते हैं और यहीं शुरुआत हो जाती है इनके क्रांतिकारी दौर की। यहाँ इस कॉलेज में ये अपनी क्रांतिकारी भाषण दिया करते। इन्होंने 1904 में अभिनव भारत नाम का एक क्रांतिकारी संगठन जारी किया। भारत की आज़ादी ही इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य था। सन 1905 में बंगाल प्रांत का विभाजन हो गया। इसे निश्चित करते हुए उन्होंने कई लेख लिखे। पुणे में इन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई और सन 1906 में विनायक अगली शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन जाते हैं। वह जाते हैं सन 1907 में और इस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 50 साल पूरे हो जाते हैं। इस अवसर में विनायक सावरकर ने लंदन के इंडिया हाउस में प्रथम क्रांति की जयंती भी मनाई। दोस्तों, इस समय वो अपने ओजस्वी भाषणों से 1857 की क्रांति को गलत नहीं बल्कि वीरताओं का बलिदान साबित करने में लगे हुए थे। उन्होंने 1908 में इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा अध्ययन करा और एक बुक लिखी जिसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। पर इतना साबित करने के बाद भी अंग्रेजी सरकार उस घटना को भारतीयों का स्वतंत्रता संग्राम मानने के लिए कतई राजी नहीं थी। अंग्रेजी सरकार उस घटना को मात्र सैनिकों की विद्रोह ही मानते रहे। इसकी वजह से इन्हें अपनी किताब का उत्पादन करने के लिए भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने ये किताब पब्लिश कर ली और अलग अलग नामों से भारत में भेजते रहे। ऐसा कहा जाता था कि युवा उस समय इस किताब को भगवत गीता की तरह पूछते थे। उसी दौरान इनके करीबी मित्र मदन लाल धिंगरा ने सर कर्जन वाइटी की इंग्लैंड में हत्या कर। इस हत्या के समर्थन में सावरकर ने लंदन टाइम्स में एक लेख भी लिखा था और फिर इसी दौरान अंग्रेजों ने सावरकर को गिरफ्तार कर लिया और जैसे ही उन्हें लंदन से इंडिया लाया जा रहा था तो उसी दौरान इन्होंने जहाज से कूद के भागने की योजना बनाई और उसमें कामयाब भी हो गए और उन्होंने तुरंत जहाज से छलांग लगा दी और हड्डी जमा लेने वाले ठंडे पानी को तैरते हुए वो तट तक पहुंच गए। परंतु उनके मित्रों को आने में देरी की वजह से उन्हें फिर से पकड़ लिया गया। और आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि अंग्रेजों ने इस घटना पे मुकदमा चलाकर उन्हें 2 बार कारावास की और मैं कहूँगा कि आजीवन कारावास की सजा सुना दी। और भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा था कि किसी क्रांतिकारी को 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसी के दौरान उन्हें नासिक में जैक्सन की हत्या कर देने के कारण आजीवन काला पानी की सजा हो गई।
और अंडमान के काले पानी की जेल में भेज दिया गया। उन्हें अंडमान की काले पानी की जेल में अंग्रेज कोल्हू की तरह पेलते थे। उन्हें नारियल और सरसों का तेल निकालना पड़ता था। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम को कम नहीं होने दिया। वो कोयले के कुछ पत्थरों से उस जेल की दीवार पर अपनी रचनाएं लिखते रहे और यहाँ तक कि आज भी उस जेल में उनके लिए ही वो कविताएं पढ़ने को मिलती हैं। सन 1920 में सरदार पटेल के कहने से उन्हें रिहाई दी जाती है, पर और एक शर्त रखी जाती है कि वो कभी भी विद्रोह नहीं करेंगे। सन 1921 में उन्हें अंडमान की जेल से रिहा कर दिया जाता है और वापस रत्नागिरी की सेलुलर जेल में 3 साल के लिए भेज दिया जाता है। पर उन 3 साल के लिए भी उन्होंने अपनी अंदर की आज़ादी की आग को कम नहीं होने दिया। इस दौरान जेल में उन्होंने हिंदुत्व पर अपना एक शोध ग्रंथ भी लिखा। उन्होंने हिंदुत्व पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। वह जातिवाद के खिलाफ थे और वो बोलते थे कि जो हिंदू सबको एक समान दृष्टि से देखे वही हिंदू है। उन्होंने 1931 में बम्बई में पतित पावन मंदिर की स्थापना की और उसके पट हमेशा के लिए सबके लिए खोल दिए गए। सन 1931 में वो अखिल भारतीय महासभा के 19वीं सदी के चेयरमैन चुने गए। सावरकर सदैव ही अखंड भारत के पक्ष में थे और वो हमेशा से ही अखंड भारत बनाना चाहते थे। परंतु गांधी और सावरकर में हमेशा से कुछ न कुछ मतभेद चलते रहे और विचार कभी नहीं मिले। यहाँ तक कि जब 1948 में गोडसे ने गांधी को गोली मारी थी तब उसमें सावरकर का भी नाम आया, परंतु कुछ गवाह नहीं मिलने के कारण और सबूत नहीं मिलने के कारण कोर्ट ने सावरकर को छोड़ दिया। सन 1965 में उन्हें तेज ज्वर ने घेर लिया। सन 1967 में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। धन्यवाद।